हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम पेपर की एनालाइज किए, हम सीटेट की पेपर को देखे। बहुत सारे पेपर में, यूपी टेट में, सीटेट में, यहाँ तक कि स्टेट टेट में भी। कुछ दिन पहले असम की स्टेट टेट की एग्ज़ाम हुई थी, वहाँ पर भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आया हुआ था। अर्थ के अंदर से क्वेश्चन आए हुए थे। जीडीपी से क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें बारीकी से पढ़ना है। हमारी जो वीडियो रहेगी इसमें हम एमसीक्यू बेस पे कवर नहीं करेंगे, हम पॉइंट्स भी कवर नहीं करेंगे, हम डीपली कवर करेंगे कि हमको समझना है भाई होता क्या है एटमॉस्फेयर और पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एटमॉस्फेयर, इसके कुछ लेयर्स होते हैं, उन लेयर के बारे में जानना है। पृथ्वी के ऊपर भी लेयर है, पृथ्वी के नीचे भी लेयर है, सभी के बारे में। हम पृथ्वी का जब अर्थ पर आएंगे तो हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे कि एटमॉस्फेयर है क्या, कितनी लेयर पाए जाते हैं और हर एक लेयर की क्या फंक्शन है। ठीक है, ओजोन मंडल, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि ओजोन मंडल किस स्तर में पाई जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे पेपर में है, तो हालांकि मैं सोचा क्यों ना इसको डीपली कवर किया जाए, इसलिए मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में बनाया। और हालांकि वीडियो थोड़ी लेंथी रहेगी, समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ तक का ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे वायुमंडल के अंदर किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में कवर किया जाता है। ये सिर्फ सीटेट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सीटेट, स्पेशल सीटेट और टेट के लिए ही बनाया है, टेट और सीटेट के लिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टेट टेट हो और चाहे वो सेंट्रल हो। चलिए, नाइट्रोजन की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर यही निकल के आ जाएगा कि नाइट्रोजन 78.303 प्रतिशत हमारी पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसका स्रोत कहाँ है, ये नाइट्रोजन बनता किस तरह है। ये हालांकि जैविक स्रोत है, ऑक्सीजन भी जैविक स्रोत ही है। आपको जैविक अजैविक मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और रिसोर्स के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सो बेसिकली है, एलपी टेट जो देता है उसके लिए सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको सोशल के अंदर, एमई अगर अपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमई के अंदर, यानी एलपी एमई एलपी के अंदर सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। और अपर टेट के अंदर थोड़ी डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। और इन्वायरमेंट का सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो गैस की मात्रा देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही पूछा जाता है। ये तीन सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका प्रतिशत है 0.03, आर्गन का है 0.93, ऑक्सीजन का 20.99, कभी कभी ऑक्सीजन 19 पॉइंट समथिंग भी दिया रहता है, किसी किसी एनसीईआरटी बुक में दिया था। लेकिन हालांकि आपको 20 ही पकड़, आपके ऑप्शन में अगर 20 रहा फिर भी आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और 78 जो होता है नाइट्रोजन की होता है। सोर्स क्या है, कहाँ से ये हो मतलब निकलते हैं, तो ये दिया गया है, ये देख ले। हालांकि सोर्स पूछा नहीं जाता है। तो हम हीलियम की बात करें, हीलियम देखिए 0.0005, हीलियम भी इम्पोर्टेंट था इसलिए। ओजोन की बात करें, ओजोन देखिए कितना प्रतिशत पाई जाती है, 0.0000001 पॉइंट, इतना 1, बहुत ही कम मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हम अभी भी उसका उत्तर नहीं दे सके कि हमें क्यों पढ़ना है। हम अभी दे रहे हैं कि हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम अपनी जो ज़िंदगी जीवन यापन करते हैं, ठीक है, उसमें पर्यावरण का बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी, सिर्फ हम ही नहीं, जितने जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी में, सभी पर्यावरण पे ही डिपेंडेंट है। सो इस पर्यावरण को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम दिन प्रतिदिन एटमॉस्फेयर के ऊपर कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी पढ़ना हमें ज़रूरी है। और ये क्या प्रभाव डाल रहा है हमारी क्रियाकलाप, मानव दैनंदिन जीवन की जो क्रियाकलाप है, हम जो कार्य कर रहे हैं, उससे हमारी प्रकृति की क्या नुकसान हो रही है या क्या लाभ हो रही है, वो हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी हो चुका है, हर आपको क्लास के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये देखिए,
वायुमंडल है क्या, आप बेसिकली पढ़े। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवाओं के वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यानी वायुमंडल क्या है, वायु की बात की जा रही है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी ये पृथ्वी है, देखिए कुछ हम इमेज भी लिए हैं। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर हवाओं का एक परत है, ठीक है, हवाओं का एक परत है जिससे पृथ्वी ढका हुआ है या घिरा हुआ है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। सो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम अगर इसका डिफिनेशन देना चाहें तो हम दे सकते हैं इसी, हालांकि डिफिनेशन तो आएगा नहीं, बस समझना है आपको। परंतु पार्थिव यहाँ पे और दिया गया है, यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी की धरातल तक आने देती है। देखिए सूर्य जो यहाँ पे सूर्य से जो भी किरणें निकलती है वो सबसे ज़्यादा अगर अपनी काम करती है, प्रेशर डालती है, तो वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ही डालती है। सूर्य की किरणें से बहुत सारे विकिरण पृथ्वी पर आते हैं, धरातल पर आते हैं, इसे आने भी देती है। परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोध बनता है। मतलब होता क्या है कि आपको क्या लगता है, सूर्य की जो किरणें हैं, समझिएगा, वो पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है, तो क्या पृथ्वी पर आकर यहीं पे रुक जाती है? नहीं, वो टकराती है, ठीक है, वो टकरा के फिर वापस जाती है। तो सूर्य की जो किरणें हैं आती है और टकरा कर वापस जाती है। वापस जाते समय इसे रोका जाता है कि भाई ठीक है, कुछ को भेज दिया जाता है और कुछ रोक लिया जाता है, इसलिए कहा गया कि अवरोध की कारण बन जाती है। इस प्रकार ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। देखिए ये जो एटमॉस्फेयर है क्या करता है, सूर्य से आने तो देता है किरण को, आ जाओ भाई आ जाओ, हमारे रूम के अंदर, घर के अंदर आ जाओ। जब ये घर के अंदर आकर फिर पृथ्वी से टकरा कर जब वापस जाना चाहती है ये किरणें, तो यहाँ पे कुछ परतें होती है जो उसको बाधित करती है, रोकती है, यानी ग्लास की तरह उसे रोक देती है। तो ये जो पार्थिव विकिरण है, जो सूर्य विकिरण तरंगे है, ये वापस जाते समय यहाँ पे रुक जाता है। रुकने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ी बढ़ जाती है, तापमान तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि आप रोक रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। इसलिए औसतन एवरेज अगर देखा जाए तो 50 डिग्री आपका बना रहेगा, तापमान पृथ्वी पर बना रहता है। और ये तापमान बनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तापमान के ऊपर ही हमारी जीवमंडल पूरी निर्भर है। आप देखिएगा बारिश होती है, पेड़ पौधे उठते हैं, सभी पे तापमान का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीवन मंडल के लिए विकास का आधार बनती है, क्योंकि जो तापमान को रोका जाता है और तापमान जो हमारी पृथ्वी पर रहती है, वही तापमान जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवमंडल के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आधार माना गया है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी की तल, देखिए समुद्र, जो भी ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। ये एक पॉइंट अपने आप में याद रखना है। हम ऊंचाई मापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। समुद्र तल से मापा जाए तो 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें वायुमंडल विस्तृत यानी फैला हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है, तो लगभग बोलिएगा, क्योंकि सटीक आंसर ये है नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली ही आपको आंसर देना है। लगभग 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है, तो 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक तो मिलेगा, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में अधिक भारें हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर ही 99% भाग यानी एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर के अंदर ही पाई जाती है, और इसके ऊपर हमारी वायुमंडल विरल हो जाता है। 32 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाएंगे तो वायुमंडल की जो भार है वो धीरे धीरे घटती जाती है, वो भी आएगा पॉइंट। आप ज़रा देख ले इसकी परतें कितनी भागों में बांटी गई है। हम पृथ्वी से जब ऊपर उठना शुरू करेंगे, ठीक है, बारीकी से समझिएगा, तो पहले हमारा क्षोभ मंडल आएगा यानी ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, इसके बाद मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर ताप मंडल, इसके बाद एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल। ये 5 भागों में बांटी गई है हमारी वायुमंडल को, 5 लेयर है, ठीक है, इस लेयर को भूलना नहीं है, याद रखिएगा। किसकी कितनी किलोमीटर है वो भी हम दिखाएंगे, हालांकि यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो हम नीचे नोट किए हुए हैं।
वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन हिंदी हम दिखा रहे हैं। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है, कितने भागों में बांटी गई है, क्या है। पहले हम वायुमंडल की परतें के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी तथा निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए कुछ की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, सो यहाँ पे रखा गया है, आप जरूर नोट डाउन करें और नहीं तो बारीकी से समझें। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को, हम वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन की बात करें, जो ऊपरी परत है, ठीक है, इसकी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं, और जो निचली परत है उसके अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि यहाँ पे मैंने कहा कि वायुमंडल का विस्तार लगभग कितना है, 29,000 है, लेकिन वायु आपको, आप अगर जाइएगा वायु कितनी दूर के अंदर आपको मिलेगी, तो 10,000 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन पाई जाती है। हमने पहले ही कहा कुछ गैसें हैं, सो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जामिनर आपको यही आपकी नॉलेज देखना चाहता है कि आपने क्या पढ़ाई की है कि नहीं, आपकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन ही दे दिया जाता है और आप बेसिक को छोड़ देते हैं। इसलिए बेसिक को याद रखना है कि नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और आर्गन 0.9% पाई जाती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो सांडे, रवि सांडे, बैलून, रॉकेट, राडार, उपग्रह, रेडियो तरंगे, विभिन्न प्रकार के सेंसर आदि का सहारा लिया जाता है। देखिए, वायुमंडल की जानकारी भी हमारी ज़रूरी है, इसलिए इसकी जानकारी लेने के लिए हम किस किस यंत्र का उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, तो बैलून है, रॉकेट है, राडार है, उपग्रह है, इनकी उपयोग करके हम वायुमंडल की जानकारी लेते हैं। हालांकि ये कितनी ऊंचाई तक जाती है तो ये भी देखेंगे। इसका माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का लगभग 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है। अभी तक हम कितनी दूरी तक अध्ययन कर रहे हैं कि 16 से 29,000 किलोमीटर तक हम अध्ययन किए हैं, ठीक है। परंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये 800, हम पहले ही कहा कि हम वायुमंडल की ऊंचाई मापेंगे तो समुद्र तल से ही मापेंगे, और समुद्र तल से हम 800 किलोमीटर ऊंचाई तक ही वायुमंडल को सर्व महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्या घटनाएं घटी है, इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आप वीडियो में बने रहें। गैसों के सांद्रण सकल वायुमंडलीय द्रव्यमान यानी जो मास होता है, वायु दाब तथा मौसम की घटनाओं की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 50% भाग 5.6 किलोमीटर तथा 97 यानी 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही निहित है। 50% भाग वायुमंडल का हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही देख सकते हैं। इसके बाद 97% भाग हम 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक देख सकते हैं। यह हालांकि डिफरेंस क्यों है, ये दोनों को जोड़ दिया गया है, 50 और कुछ को जोड़ के 97 कर दिया गया है, तो 29 किलोमीटर तक हम देखेंगे। लेकिन देखिए, आपको बारीकी से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं नीचे जब लूँगा सब कुछ बहुत डिटेल से, तब समझ में आएगा। बस अभी कुछ समझा रहा हूँ वायुमंडल में क्या क्या है, नहीं है, बस इसको समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि क्या कहा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों यानी लेयर से हुई है। ये लेयर क्या है, अब आएगी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे लेयर से ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला था। इसकी दो आधार है, तापीय विशेषता के आधार पर या रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम बांट सकते हैं। मंडल कितने पाए जाते हैं, तो 5 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से क्यों जानते हैं। सो हम वो भी बतलाएंगे क्षोभ मंडल जब स्टार्ट करेंगे। समताप मंडल है नेक्स्ट, इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, बाह्यमंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से यानी समुद्र तल से बात करें तो हम 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक 0 से 8 या 18। अब ये बोलिएगा सर ये 8 और 18 क्यों हुआ,
क्योंकि क्षोभ मंडल, देखिए पृथ्वी हमारी गोल है, राइट, यहाँ पे ध्रुव है कि नहीं है, तो पृथ्वी में सूर्य की किरणें या तो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगी या मकर रेखा पे या ध्रुव पे नहीं, भूमध्य रेखा पे। सूर्य की किरणें कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी। अब जो भी सूर्य की किरणें हैं इसी पे डिपेंड करेगा कि अब देखिए सूर्य की किरणें जो निकलेगी ये ध्रुव पर बहुत कम पहुंच पाएगी क्योंकि पृथ्वी जो है नारंगी की तरह गोल है। गोल होने के कारण सूर्य की जो डायरेक्ट लाइट है, सॉरी मैं यहाँ से बना लेता हूँ, ये सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये है ध्रुव, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन है, इसकी जो किरणें पड़ेगी आपको मालूम है कि कहाँ पे अधिक पड़ेगी? सबसे अधिक पड़ेगी आपका भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा। ये कर्क रेखा पे कब पड़ती है, मकर रेखा पे कब पड़ती है, भूमध्य रेखा पे कब, हम नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी बेसिक बता देते हैं। भूमध्य रेखा पे किरणें कम पड़ेगी, इसीलिए भूमध्य रेखा से अगर हम ऊंचाई मापे क्षोभ मंडल की तो वो 8 किलोमीटर ही होगा। ध्रुव से हम अगर ऊंचाई मापे तो 8 किलोमीटर होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊंचाई मापे तो अधिक हो जाएगा, 18 या 16 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक होता है। इसलिए ये माना गया है कि ये एक अस्मरणीय घटना मानी जाती है कि पृथ्वी में भूमध्य रेखा पर जो बात करें 16 किलोमीटर हो जाती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पे। वहीं अगर बात करें पोल की तरफ, यानी ध्रुव की तरफ, पोल की तरफ, तो वहाँ पे 8 किलोमीटर रहता है कि नहीं। तो अब देखिए, हम कभी कभी एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 16 और 8, ये हो जाता है 24 किलोमीटर। एवरेज की बात करें 2 से भाग दे दे, 12 किलोमीटर एवरेज निकलता है। लेकिन आप अगर रिसर्च कीजिएगा नेट के अंदर, तो इंटरनेट में या एनसीईआरटी के अंदर, कभी एनसीईआरटी के अंदर 13 किलोमीटर, 12 किलोमीटर भी देखने को मिला है। एवरेज ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो औसतन ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी निकली? 12 या 13 किलोमीटर, जो ऑप्शन में आएगा दीजिएगा, ठीक है। यही 2 के अंदर ही देना है, 12 या 13 किलोमीटर होता है, क्योंकि आपने देखा 18 और अगर हम 16 पकड़ते हैं, देखिए 16 किलोमीटर ऊंचा भी होता है। अगर मैं 16 पकड़ता हूं और ध्रुव से अगर 8 पकड़ता हूं तो एवरेज ऊंचाई हमारी 12 किलोमीटर निकल के आती है। अगर मैं 18 पकड़ता हूं और 8 पकड़ता हूं तो 26 हो गई, यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई आ गई एवरेज। तो एवरेज ऊंचाई भी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है और पूछा भी था, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्षोभ मंडल की क्या विशेषताएं हैं, क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? हालांकि हमने लेयर्स दिखा दिए। ये है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है ये भी हम देखेंगे। देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो 0 से 8 या 18 किलोमीटर तक होता है। 18 किलोमीटर कहाँ पे मिलेगा आपको? कर्क रेखा, मकर रेखा या ध्रुव पे, भूमध्य रेखा। ये कर्क, मकर या भूमध्य रेखा के अंदर ही, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के अंदर ही इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर मिलेगी। आप पोल की बात करें ध्रुव की, तो ध्रुव में इसकी ऊंचाई आपकी 8 किलोमीटर तक मिलेगी। तो ये दोनों याद रखने वाली बात थी। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। एक पॉइंट था। इसे परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। अब मैंने कहा था कि इसको परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, वर्षा होना, बिजली कड़कना, बादल गरजना, ठीक है, उसके बाद वाष्पीकरण, हिमबाह, कुहरा, ओस की बूंदें बनना, हिम वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, ठीक है, जितने भी मौसम की घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल के अंदर होती है। इसलिए मैंने कहा एग्जामिनर ये भी पूछेगा मौसम परिवर्तन घटनाएं किस लेयर में, किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली पॉइंट थी। तो मैं कह दूंगा कि कौन सा आपको बहुत याद रखना है, कौन सा ज़्यादा नहीं पढ़ने से भी होगा, और कौन ज़्यादा पढ़ाई करना है या किसको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। ये रहा
इस मंडल में परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन होते रहता है। मैंने पहले ही कहा इसके अंदर परिवर्तन होते रहता है। क्या परिवर्तन होता है? इस परत में को विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनीय परत भी कहा जाता है। ये छोड़िए, इस पर इतना गौर नहीं करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स अभी आ गई। मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण होना, वेपोरेशन, संघनन होना, इसके बाद आपका विभिन्न रूपों में वर्षण, कुहरा, बादल, ओस, पाला पड़ना, हिमवर्षा पड़ना, ओलावृष्टि, जलवाष्प का बनना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब जितने भी घटनाएं होती है, चक्रवात, तूफान, हरिकेन, ठीक है, टाइफून, ये सब इसी मंडल के अंदर ही होता है। ठीक है, इसीलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहा, ये पॉइंट याद रखिएगा। इस मंडल में वायुमंडल के समतत्व गैसीय द्रव्यमान का 75% केंद्रित है। यहाँ पे 75% गैसें केंद्रित यानी पाई जाती है। अब देखेंगे कि इस मंडल के ऊपर वाले एक लेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं और उसकी क्या भूमिकाएं होती है। इसके अलावा अधिकांश जलवाष्प, एरोसोल तथा प्रदूषक भी इसी मंडल में पाए जाते हैं। आपको देखिए, प्रदूषक यानी प्रदूषण का जो कण होता है वो सबसे अधिक हमें जलवाष्प, धूल कण, वाटर वेपर, उसके बाद डस्ट पार्टिकल, इसी के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। वो मैं पहले ही कह दिया। जीवधारियों की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है इस मंडल को? क्योंकि मानव सहित सभी जीवित जीवों का अस्तित्व क्षोभ मंडल में ही होने वाली मौसम घटनाओं के कारण ही संभव हो पाता है। क्योंकि हम जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण के साथ हमारी बहुत ही गहरा संबंध है और पर्यावरण के घटनाओं के साथ भी गहरा संबंध है। देखिए, ऋतुओं का परिवर्तन होना, बारिश होना, बिजली चमकना, धूप होना, उसके बाद आपकी जो ओलावृष्टि होती है, जिस तरह कभी हरिकेन, चक्रवात आता है, तो ये सब जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, आंतरिक क्रिया, बाहरी क्रिया भी हम पढ़ाएंगे जब, आंतरिक कारण, बाहरी कारण, तो उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे कि किस तरह कार्य करता है। तो वो अलग ही चैप्टर है। तो देखिए, ये मौसम की वो भी घटनाएं होती है, तो ये क्षोभ मंडल के ही अंदर होती है और ये ज़रूरी भी है। देखिए, बारिश नहीं होगा, आपकी फसल पैदावार नहीं होगा, आप क्या खाएंगे? जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे। सो इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्यतः क्षोभ मंडल को 2 या 3 उपमंडलों में विभक्त किया गया है। देखिए, मंडलों का भी मंडल है, यानी ग्रहों का भी ग्रह, उपग्रह कहा जाता है। उसी तरह क्षोभ मंडल जो है इसका भी उपमंडल है। ठीक है, ये उपमंडल की क्या विशेषता है, ये कितनी दूरी तक है, देखते हैं। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। जब हम, होता क्या है, हमको लगता क्या है, जो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, हमको लगता है कि हम जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर यहाँ पे तापमान मान के चलिए बहुत अधिक है। जिस तरह हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, इस तरह ऊपर जाएंगे, तो हमें लगेगा कि तापमान बढ़ता है। ऐसा नहीं है, तापमान घटता है। ठीक है, तापमान घटता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है, यहीं पर मैंने पहले ही कह दिया कि लगभग 8 किलोमीटर तक तापमान वायुमंडल सघन रहता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो विरल होते जाता है। तो हम अगर 1000 मीटर पार करते हैं, ठीक है, 1000 मीटर पार करते हैं तो 6.5 बहुत अधिक है, किंतु डिग्री सेल्सियस दर की तापमान से कमी होती जाती है। ठीक है, तो कमियां होती है। जब 1000 मीटर ऊपर उठिएगा तो 6.5 डिग्री से सेंटीग्रेडेड होगा। ठीक है, सेंटीग्रेडेड, ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेडेड। ठीक है, 1000 मीटर ऊपर जाने पर। और वहीं अगर बात करें तो 165 मीटर के अंदर आपका 1 सेंटीग्रेडेड। ठीक है, तापमान कमता है, बढ़ता नहीं है, कमता है, याद रखिए, कमता है। जितने ऊपर जाएंगे तापमान की कमी होती जाएगी। यही जो तापमान की गिरावट होती है, ये क्वेश्चन हालांकि यूपीएससी का है कि ये डायरेक्ट डिफाइन करने कर दिया था, डिस्क्राइब करने कि नॉर्मल लेफ्ट रेट किसे कहते हैं और कैसे होता है, इसकी घटनाएं आपको समझाना है।
तो देखिए यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे देखिए हम तापमान ऐसा ही पूछता है कि तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान का सामान्य पतन दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितनी पृथ्वी से ऊपर चलेंगे, हम क्षोभ मंडल में जितनी ऊंचाई तक बढ़ना शुरू करेंगे, हम अपनी पृथ्वी से स्तर से, पृथ्वी का स्तर से हम अगर 1000 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो हमारी 6.5 सेंटीग्रेडेड तापमान की जो है वो हासिल देखने को मिलता है, यानी ये तापमान है वो कमियां आ जाती है। वही अगर 165 की बात करें, 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेडेड हमें हासिल मिलेगा। और यही जो कमी होता है, तापमान की कमियां जो हम देखते हैं, इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। हालांकि समताप मंडल के अंदर जाकर वो रुक जाती है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भी परिवर्तन होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी सामान्य रहता है। तो किस स्फीयर में, किस मंडल में कैसा होता है, तो आपको पूरी जानकारी लेने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से याद भी रखना पड़ेगा, समझना भी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में मौसम परिवर्तन होते रहता है। हमने पहले ही कहा कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, इसमें मौसम परिवर्तन घटनाएं होती रहती है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि ध्रुव की ओर बात करें, यानी पोल की ओर, हमने कहा था कि पोल की ओर आपकी जो ऊंचाई है घट जाती है। यहाँ पे आपका जो पोल से अगर मापे तो हम क्षोभ मंडल को 8 किलोमीटर तक हमें क्षोभ मंडल मिल जाते हैं। अगर हम भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा से हम इसकी ऊंचाई को देखें तो ये लगभग 18 या 16 किलोमीटर के आसपास रहती है। ठीक है, 18 या 16 किलोमीटर के आसपास रहती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। तो आपको याद रखना है जी क्यों घटती है। मैंने पहले ही कह दिया था कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर क्यों कम है, और भूमध्य रेखा में, कर्क रेखा, मकर रेखा में क्यों उसकी ऊंचाई अधिक है। क्योंकि हमने यह देखा, आप भी जानते हैं कि जितने रेगिस्तान हैं, सहारा मरुभूमि को ले लीजिए, थार की रेगिस्तान लीजिए, वो कर्क रेखा और मकर रेखा में अधिक पाई जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा में अधिक डेजर्ट होने के कारण, मरुभूमि होने के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होता है। यहाँ पे संवहन तरंगें अधिक उठती है। जितनी जो हीट है पृथ्वी से ऊपर उठेगी, जो ताप है ऊपर उठेगी, जितनी अधिक ऊंचाई पे जाएगी ताप, क्षोभ मंडल की ऊंचाई उतनी ही अधिक होती जाती है। तो ये घटनाएं हैं जिसके कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक हमें मिलता है, इसलिए याद रखना है। और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई इसलिए कम मिलता है क्योंकि वहाँ पे तापमान की कमियां महसूस की जाती है, तापमान का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिसके कारण क्षोभ मंडल, ध्रुव की ओर क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती जाती है। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जब शीतकाल में घट जाती है। शीतकाल में घटने का कारण यही होता है, तापमान, मतलब उस समय हमारी जो पृथ्वी के ऊपर तापमान जो है वो कमी रहता है, तापमान की कमियां देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम ग्रीष्म काल की बात करें, उस समय तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। तापमान घटने के कारण यानी शीतकाल में उसकी ऊंचाई घट जाती है। ठीक है, अधिक होने से बढ़ेगी और कम होने से घटेगी, तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य के बारे में भी एक दिन डिस्कस करेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि कल परसों में बना दूंगा कि सूर्य से जो भी तापमान है, संवहन तरंगें निकलती है, वो किस तरह कार्य करती है, तापमान का क्या रोल होता है हमारी पृथ्वी के अंदर। हम जब पढ़ रहे थे तब हम देखा कि हमारी पृथ्वी में जितनी घटनाएं घटती है, चाहे वो मौसम को लेकर हो गया, पृथ्वी के अंदर या ऊपर जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसका सबसे अहम भूमिका अगर निभाने वाला अगर कोई है तो वो सूर्य ही है। सूर्य को इसलिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भी कहा जाता है। तो सूर्य की बातें हम अलग करेंगे, पृथ्वी की बातें अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई क्रमशः 16 किलोमीटर में 6 किलोमीटर है। ये मैं पहले ही कह दिया था कि हालांकि कभी कभी मैं जो ऊपर आंसर कहा, मैंने ऊपर आपको कहा कि 8 किलोमीटर और 16 या 18 किलोमीटर। एवरेज ऊंचाई की बात करें 12 से 13, बस इसी को याद रखिएगा, वरना बहुत सारे बुकों में अलग अलग दी हुई है। एनसीईआरटी के कई बुकों में भी अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है। देश इंपॉर्टेंट, ट्रोपोपाज किसे कहते हैं, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक, इस पिक्चर में देखिए, ये ट्रोपोस्फियर है। ठीक है,
ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई 5 से 6 किलोमीटर होती है। मैंने पहले ही कहा समुद्र तल से 5 से 6 किलोमीटर होती है। मैंने पहले ही कहा कि जो क्षोभ मंडल है यानी ट्रोपोस्फियर, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5 से 6 किलोमीटर होती है। अब इसके ऊपर भी इसका देखिए मंडल का भी उपमंडल है, यानी ट्रोपोस्फियर का भी एक उपमंडल है, जैसे ग्रह का उपग्रह होता है, ट्रोपोस्फियर का भी उपमंडल है। इस उपमंडल का नाम है ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज जो है इसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर तक होती है। और इसी ट्रोपोपॉज के अंदर आपकी जो हमारी राष्ट्रीय विमानें हैं, ठीक है, राष्ट्रीय विमानें यहीं पे चलती है, ट्रोपोपॉज के अंदर, इसके ऊपर ही गुजरती है। और ट्रोपोपॉज के ऊपर की बात करें, ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल जहाज़ होते हैं वो इसके ऊपर गुजरते हैं। और इसके अंदर कौन गुजरता है? जो हमारी राष्ट्रीय विमानें होती है वो गुजरती है। नेशनल यहाँ पे गुजरेंगे, इंटरनेशनल इसके भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पवनों का बहुत भूमिकाएं होती है। पवन के बारे में अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, वायु के, तो वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रोपोपॉज की कुछ विशेषताएं। ऊंचाई के साथ तापमान की गिरावट इस सीमा पर आने पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हालांकि तापमान हमें बहुत ही अधिक गिरावट महसूस की जाती है। ठीक है, इसको शीत बिंदु को दर्शाता है। इसे शीत बिंदु या कोल्ड पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान नग्न हो जाता है। ठीक है, नग्न तो समझते ही हैं। ट्रोपोपॉज पर विक्षोभ मिश्रण समाप्त हो जाता है। यह अधिकांश वायुमंडलीय जलवाष्प के सांद्रण की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में भी स्थानीय यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊंचाई कम होती जाती है तथा कालिक यानी ग्रीष्मकाल में ऊंचाई अधिक हो जाती है, परंतु शीतकाल में घट जाती है। ये जो घटनाएं थी वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, तापमान की क्या भूमिकाएं होती है। तो ये ट्रोपोपॉज के अंदर होता है। ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों पर ऊंचाई क्रमशः 17, मैंने कहा था कि यहाँ पे 17 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, तो मैं वहाँ पे 18 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पकड़ा था, तो सही है। देखिए 17, 9, 10 ऐसा दिया गया है, तो होती है ऊंचाई कमता बढ़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई में मौसम परिवर्तन भी होते हैं। इसकी ऊंचाई के जितनी ऊंचाई बढ़ेंगे मौसम की परिवर्तन की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। हालांकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ऊपर मैं कह दिया। भूमध्य रेखा पर इसकी जनवरी एवं जुलाई में 17 किलोमीटर रहती है तथा तापमान -70 डिग्री होता है। देश इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि भूमध्य रेखा पर, मैंने पहले ही कहा कि भूमध्य रेखा से, हम तो पहले ही कहे ना, ये पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से अगर क्षोभ मंडल या ट्रोपोपॉज की बात करें तो इसकी ऊंचाई को अगर मापा जाए तो 17 किलोमीटर, नहीं तो 18 किलोमीटर ही पकड़िए, 18 किलोमीटर रहती है। तथा तापमान कितना गिर जाता है? तो तापमान -70 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ट्रोपोपॉज की 45 डिग्री उच्च अक्षांश पर ऊंचाई जुलाई में 15 किलोमीटर, और जुलाई के अंदर देखिए 15 किलोमीटर के ऊपर उसकी तापमान जो होता है -60 डिग्री हो जाता है। और जनवरी में फिर 12 किलोमीटर के ऊपर चले जाता है। देखिए जनवरी के अंदर घट जाती है। ठीक है, जनवरी के अंदर हालांकि शीत का दिन होता है तो तापमान कम रहता है वातावरण में, तो कम होने के कारण जो उसका ऊंचाई जो है वो घट जाएगी, इसलिए 12.5 किलोमीटर तक आ जाती है। और उसकी तापमान की बात करें तो तापमान -58 डिग्री सेल्सियस रहती है। ठीक है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट ही था, याद रखने वाली बात है। तो अभी हम ये तो ऊपर डिस्कस किए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्पेयर जो आता है, नेक्स्ट लेयर की बात करें, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, यह 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। मैंने पहले ही कहा कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से समुद्र तल से लेकर, मैंने पहले कहा या 8 या 18, यहाँ पे 18 होगा, ये रहता है। ठीक है, 8 या 18, ये 8 या 18 से ध्रुव में 8 रहेगा पोल में, और भूमध्य रेखा कर्क रेखा के ऊपर 18 रहेगा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर 18 है। अब ये 18 किलोमीटर से ऊपर अगर जाएंगे 50 किलोमीटर के अंदर, दैट्स इम्पोर्टेंट, 50 किलोमीटर के अंदर हमारे समताप मंडल पाई जाती है। ये याद रखने वाला बात था कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। हम अगर भूमध्य रेखा से मापेंगे फिर भी 18 से 50 चले जाएंगे, अगर ध्रुव से मापेंगे तो 8 से 50 चले जाएंगे, यानी 50 किलोमीटर तक। ठीक है, दिस इम्पोर्टेंट, 50 किलोमीटर। ठीक है,
अब ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है? यही समताप मंडल के ऊपर एक ओजोन लेयर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 किलोमीटर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर की क्या भूमिकाएं होती हैं हम पढ़ेंगे। इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ओजोन मंडल दे देता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज कर देता है। ट्रोपोपॉज के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा कि ट्रोपोपॉज जो था, ठीक है, ये आपका ट्रोपोपॉज था। इसके ऊपर वाले मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको हम समताप मंडल के नाम से जाने जाते हैं। इस मंडल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम टीजरेंस डी बोर्ट द्वारा 1902 में किया गया था। ये एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति, जिनके नाम था टीजरेंस डी बोर्ट। इन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी, ट्रोपोपॉज की, समताप मंडल की। ट्रोपोपॉज के ऊपर वाले स्तर जो है समताप मंडल की खोज की थी। इस मंडल की ऊंचाई और मोटाई तापीय दशा के विषय में परस्पर विरोधी मत है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसमें तापमान कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है। इसको लेके हालांकि विरोधाभास देखने को मिला है, मतभेद देखने को मिला है, ठीक है, कई विद्वानों का। तो प्रारंभ में इस मंडल को समतापी माना गया था, अर्थात इस पूरे मंडल में तापमान ना तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है और ना ही घटता है। देखिए समताप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समताप? समताप मतलब हो गया तापमान समान रहना। हम ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा भी नहीं, हम घटेगा भी नहीं, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। यहाँ पे तापमान समान रहेगा, ठीक है। तापमान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसलिए समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। परंतु इस विचारधारा अब खंडन कर दिया गया है कि अब ये विचारधाराएं नहीं रही है, विचारधारा परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि हम धीरे धीरे जितनी अधिक रिसर्च करते हैं, जितनी अधिक खोज करते हैं, उतनी अधिक हमें जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इतिहास बदलता भी है, ठीक है। कोई कहेगा कि इतिहास नहीं बदलता, इतिहास भी बदलता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इतिहास का मतलब जो लिख के दे दिया गया है वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, हम चलाते रहेंगे। उसमें नई नई तकनीकी की खोज होगी। जैसे जैसे नई तकनीकी की खोज होगी, पुराने के ऊपर संशोधन किए जाएंगे, नए तथ्य को सामने लाए जाएंगे और उसमें परिवर्तन होते रहेगा, ठीक है। ये भी बातें आपको याद रखनी है। इसलिए अभी पहले मान लिया गया था, पर अब इस विचारधाराओं में कुछ खंडन देखने को मिला है। कुछ विद्वानों ने समताप मंडल की मध्य अक्षांशों के ऊपर ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर बताई गई है। कि कुछ विद्वानों का मतभेद तो है ही है। तो मतभेद के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि मध्य अक्षांशों से अगर हम ऊंचाई मापते हैं तो समताप मंडल की ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर होगी। लेकिन दूसरे वर्ग और कई अलग जो विद्वान हैं उन्होंने 80 किलोमीटर बताया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 25 से 30 किलोमीटर, और कईयों ने इसे 80 किलोमीटर तक बताया है। औसत रूप से समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर, इसलिए एवरेज रखा गया है। ना ही 25 से 30 माना गया, ना ही दूसरे वर्ग को माना गया 80 किलोमीटर। हम एवरेज को ही रख लेते हैं। तो एवरेज अगर औसतन ऊंचाई पूछता है समताप मंडल की कितनी है, मैंने क्षोभ मंडल की कहा, ट्रोपोस्फीयर की कहा कि ट्रोपोस्फीयर की औसतन ऊंचाई 12 से 13 किलोमीटर है। अगर मैं समताप मंडल की बात करें तो इसकी आपको 50 किलोमीटर, ये एकदम 100% 50 किलोमीटर ही रखा गया है। औसतन एवरेज याद रखना है, तो औसतन एवरेज को ही मान के हम चलेंगे। इस मंडल में तापमान में परिवर्तन होता या नहीं होता है, पर भी देखिए इसके अंदर भी मतभेद देखने को मिला है कि इस मंडल में यानी समताप मंडल में क्या तापमान समान ही रहता है, क्या तापमान में परिवर्तन होता है कि नहीं, इसके ऊपर भी मतभेद है। इसकी सटीक जानकारी भी हम नहीं दे सकते, ठीक है। एग्जामिनर भी आपको उसी टाइप पे क्वेश्चन देगा जो सटीक जानकारी होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्ट्रेटोस्फीयर समतापी है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में किसी भी तरह वृद्धि या ह्रास का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस मंडल की ऊपरी सीमा है पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। यानी फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाएंगे तो वहाँ पे तापमान 0 हो जाता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो कुछों का कहना है कि नहीं, ना ही वृद्धि होता है ना ही ह्रास होता है। तो इसमें कुछ मतभेद देखने को मिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 50 किलोमीटर फैला हुआ है और इसकी ऊपरी सीमा अंत तक 50 किलोमीटर तक तापमान 0 हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, ये याद रख लेना।
अब बात करें कि मध्यमंडल की, देखें मध्यमंडल की बात करें, नेक्स्ट लेयर आता है मध्यमंडल। यहाँ पे देख लें मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है, मध्यमंडल मेसोस्फीयर। हम आगे बढ़ते हैं। मध्यमंडल, समताप मंडल की जो जानकारी थी हम पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा समताप मंडल के ऊपर ही एक ओजोन लेयर है, ये इम्पोर्टेंट बात थी कि ओजोन लेयर है। इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है वो ओजोन लेयर के ऊपर ही चल रहे हैं, और जो नेशनल एयरलाइंस है वो ट्रोपोपोज यानी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर चल रहे हैं। ये याद रखने वाली बात थी। मध्यमंडल की बात करें, हम लास्ट में की पॉइंट्स भी देंगे, सो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लास्ट में दे दिया जाएगा जो एग्जाम रिलेवेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मध्यमंडल की बात करें, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल फैला हुआ है, ठीक है। मेसोस्फीयर की बात करें 50 से 80 किलोमीटर तक, क्योंकि देखिए 0 से लेकर 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक हमने देखा क्षोभमंडल था, ट्रोपोस्फीयर था। क्षोभमंडल से ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें 18 से 50 किलोमीटर था। अब हम मध्यमंडल की बात करेंगे, फिर एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो 50 से 80 किलोमीटर तक देखेंगे। दैट्स इम्पोर्टेंट कि आपको याद रखने वाली बात यह थी कि कौन कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार 50 से 55 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपको याद रखना है, 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। हाँ, यहाँ पे देखिए अब फिर ये घटनाएं घट रही है कि जब हम ट्रोपोपोज से हम ऊपर जाते थे तो हमारी तापमान समताप मंडल के अंदर कोई तापमान 50 किलोमीटर के अंदर जो तापमान थी वो शून्य हो चुकी थी। लेकिन अभी फिर हम 50 किलोमीटर होगा, मीटर नहीं, 50 किलोमीटर से जब हम फिर ऊपर जाएंगे तो फिर देखेंगे कि मध्यमंडल में घटनाएं घट रही है। पहले बढ़ रहा है, कम रहा है, बढ़ रहा है, कम रहा है। यहाँ पे फिर देखने को मिला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान में घटने की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है कि तापमान घट रहा है, लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान कितना माना गया है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो इसकी ऊपरी सीमा से बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है और बाद में फिर से ताप में वृद्धि होने लगता है, घटता है, बढ़ता है। इस तरह की घटनाएं मध्यमंडल में देखने को मिलती है। अब आया आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें, यहाँ पे देखिए मध्यमंडल के बाद आयन मंडल आया, इसको तापमंडल भी कहा जाता है, थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो आयन मंडल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आयन मंडल है क्या, जो इम्पोर्टेंट नोट है वही मैं दे रहा हूँ। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे तेजी से वृद्धि यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। वृद्धि हो रहा है, किंतु अब की बार वृद्धि हो रहा है। देखिए क्षोभ मंडल में घट रहा था, 100 मीटर अगर जाएंगे तो 6.5 सेंटीग्रेड की तापमान कमी हो रही थी। फिर क्षोभ मंडल में गए 50 किलोमीटर, शून्य हो गया, ना ही बढ़ा ना ही कमा। फिर जब हम मध्य मंडल में गए तापमान बढ़ा, फिर घटा। अब आयन मंडल में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो याद रखने वाली बात है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेज़ी से वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की यानी विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसमें विद्युत आवेशित कण देखने को मिलते हैं। और होता क्या है, जिन्हें आयन कहा जाता है। वैद्युतिक यानी विद्युत आवेशित कण कहाँ पे हमें मिलता है? अधिक मिलता है आयन मंडल में। ये क्वेश्चन आएगा ही, आयन मंडल में आवेशित कण अधिक पाई जाती है। और आयन भी कहाँ पाया जाता है? आयन भी हमें आयन मंडल में ही पाया जाता है। इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रेडियो तरंगे भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। आप जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो तरंगे कहाँ से वापस लौट कर आती है? तो आयन मंडल से। क्वेश्चन आया हुआ था, रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती है? तो आयन मंडल में, ठीक है। जो एयरलाइंस है किस मंडल के ऊपर मतलब उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वो क्षोभ मंडल के यानी ट्रोपोपोज के ऊपर। और इंटरनेशनल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दे देता है, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस, इंटरनेशनल, नेशनल, इस तरह कहेगा ही और इस तरह ही पूछेगा, ताकि वो आपकी टैलेंट को जांचना चाहेगा कि आपने कितने अधिक ध्यान से पढ़ा है या आपकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं, ठीक है, क्या समय में आप पढ़ाई किए कि नहीं, पूरी जानकारी है कि नहीं, तो वो आपकी जांच करता है। अब बाह्यमंडल की बात करें, ये 640 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है। आयन मंडल की हम ऊंचाई नहीं बोले, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक है।
और 640 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें देखना, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें वायुमंडल का सीमांतर क्षेत्र कहा जाता है। ये एक सीमा है, वायुमंडल का एक आखिरी सीमा, एक बॉर्डर लाइंस कहा जाएगा बाह्यमंडल को। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ पे सघन नहीं, बहुत ही विरल वायु पाई जाती है। यहाँ गैसों का घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें की प्रधानता देखने को मिलती है। कि अगर क्वेश्चन आएगा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो सबसे अधिक गैसें की मात्रा अगर देखे जाए हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। और देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से ही सूर्य की निर्माण हुआ है। वो हम सूर्य जब पढ़ाएंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। क्षोभ मंडल की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, कुछ करें या ना करें, मैं सभी मंडलों की इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा, नोट्स दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्षोभ मंडल की बात करें ट्रोपोस्फीयर से, यहाँ से शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। यही आपकी की पॉइंट से एग्जाम रिलेवेंट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, 1 नंबर पॉइंट। यह ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैं पहले ही कह दिया था, सभी मौसम घटनाएं, कोहरा, बादल, बारिश, तूफान आदि इसी मंडल में होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट महसूस की जाती है। कितना घटता है, आप 1000 मीटर जाइएगा तो 6.5 सेंटीग्रेडेड आपका डिग्री सेंटीग्रेडेड कमी महसूस की जाएगी, जिसे सामान्य गिरावट दर यानी नॉर्मल लेफ्ट रेट के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज कहा जाता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक होता है। ये क्षोभ मंडल से, देखिए क्षोभ मंडल से इसकी दूरी होती है, ट्रोपोपॉज की दूरी 1.5 किलोमीटर होती है। धूल के कण, जलवाष्प, अन्य अशुद्धियाँ यहीं पाई जाती है। यह परत पृथ्वी को गर्म रखता है। याद रखना है, ये तो एक ग्लास की तरह काम करता है। मैंने पहले ही समझा दिया किस तरह काम करता है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह द्वारा घनीभूत और वायुमंडल की सबसे निचली परत होने के कारण अधिकतम गर्मी को अवशोषित करता है। ये गर्मी को अवशोषण करके रखता है, शोषित करके रखता है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, और हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? क्षोभ मंडल के अंदर। ट्रोपोपॉज यह वह परत है जो समताप मंडल या क्षोभ मंडल को अलग करती है। क्षोभ मंडल में तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ कम होते जाता है, जबकि ट्रोपोपॉज के ऊपर, मैंने पहले कहा ट्रोपोपॉज के ऊपर जब जाएंगे तापमान कम नहीं होता है, तापमान कमी भी नहीं होता, बढ़ता भी नहीं है। ठीक है, समताप मंडल में। समताप मंडल की कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स को देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं। ट्रोपोस्फीयर प्रमुख मौसम की घटना से कम या ज़्यादा रहित होता है। ये मौसम की घटनाएं इतनी अधिक देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन निचले स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो कमज़ोर हवाएं और पच्छाद बादल का परिसंचालन होता है। यहाँ पे बादल चलते रहता है, ये देखने को मिलता है। यहाँ 50 सबसे अधिक बादल, बारिश जो होती है, बारिश बनने वाला जो बादल होता है क्षोभ मंडल में ही होता है। याद रखिएगा, वो 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर ही होता है, ज़्यादातर 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही होता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ये मैं पहले ही कहा था। जेट विमाने निचले समताप मंडल के मध्यम से उड़ान भरते हैं। मैंने पहले कहा, जो विमानें होती है, जेट विमाने, एयरलाइंस होते हैं, समताप मंडल के नीचे, समताप मंडल के नीचे, याद रखिएगा, समताप मंडल के नीचे ये उड़ानें भरती है, क्योंकि यह उड़ान के अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। यहाँ पे हवाएं की जो रुख होती है इतना अधिक नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण विमानें यहीं पे अपनी उड़ान भरते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग समताप मंडल के भीतर स्थित है। मैंने पहले ही कहा, समताप मंडल के भीतर ही नहीं, समताप मंडल के ऊपर ही पकड़ लीजिए, पूरा ऊपर नहीं, इसलिए भीतर कहा गया है। समताप मंडल के ऊपर ही ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी समताप मंडल के भीतर। ये कितने किलोमीटर है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है। ओजोन परत कितनी किलोमीटर के अंदर पाई जाती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के अंदर ओजोन परतें पाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट्स ही है, समझिए, ये दिया गया था एग्जाम में। ओजोन परत एक सुरक्षा कवच है। ओजोन लेयर, ओजोन परत का काम क्या होता है? ये पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। यह अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करती है? पृथ्वी पर आती है, वो जिस तरह तरह की रोग होता है, चर्म रोग होना, तरह तरह की बीमारी, ठीक है, शरीर में ये फैलाता है। खासकर हमारे चमड़ी जो रोग होती है, चर्म रोग, इस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें के नाम से जाने जाते हैं। इसको रोकती है, अवशोषित करती है। ये एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच के रूप में ओजोन परत काम करती है। ये हमारी सप्ताह मंडल के अंदर ही पाई जाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें, पृथ्वी से लगभग
लगभग ही लिखिएगा तो सही होता है। लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है। ओजोन के अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह और निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। कभी कभी क्या होता है, आज ये देखने को मिलता है जो मनुष्यों की क्रियाकलापों के अंदर मनुष्य ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक होना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, मीथेन इथेन सब कुछ, इंडस्ट्री आजकल ये सब मात्राएं अधिक बढ़ा दिया गया है। इंडस्ट्री की मात्रा जितनी बढ़ रही है, तापमान में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जिसके कारण ओजोन में छिद्र भी देखने को मिला है। ये भी और ओजोन में क्षति होती जा रही है। इससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होता है, जो पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही है, और ये बहुत ही अधिक घातक होती है, और इसमें तापमान में इसकी तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये आकर ज़मीन के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर तापमान की वृद्धि कर देती है, जिसके कारण देखिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की समस्या बनी हुई है। तो ये अलग ही समस्या है, वो इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे किस तरह क्या हो रहा है। इंटरेस्ट लीजिएगा, इन्वायरमेंट बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको आराम से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है, जीवों के बारे में भी, पेड़ पौधे के बारे में भी, सभी पर्यावरण के बारे में भी, जल के बारे में भी, सूर्य के बारे में, पृथ्वी के, बहुत अच्छे चैप्टर है। हम जहाँ पे रहते हैं उन्हीं के बारे में ना जाने, ऐसी मूर्खता होगी। ठीक है। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। स्ट्रेटोस्फीयर के आधार पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से इसकी ऊपरी सीमा तक बढ़ जाता है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, अवशोषित करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी सीमा को स्ट्रोपोज कहा जाता है। मैंने ये नहीं दिखाया था वहाँ पे, तो अभी कह देता हूँ। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के ऊपर जो कुछ सीमाएं हैं, एक सीमा है, जिस तरह मैंने कहा था मंडलों का उपमंडल, इस तरह स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के भी उपमंडल है, उसका नाम स्ट्रेटोपोज है, स्ट्रेटोपोज है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें मध्यमंडल की, यहाँ पे की नोट्स क्या निकल के आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। ये समताप मंडल के ऊपर रहेगी, ऊपर तो रहेगी ही, मैंने पहले ही कहा था, ये मध्यमंडल है, मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, तो ये ऊपर ही रहेगा। ये 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हम कह सकते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यहाँ पे तापमान घटता है। समताप मंडल तक तापमान ना घटता है ना कमता है, यहाँ तक का हमने ये भी देखा 50 किलोमीटर में जाकर शून्य भी हो जाता है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन हम मध्यमंडल की बात करें, यहाँ पे तापमान अब घटना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान घट जाता है। कितना हो जाता है, -80 डिग्री, माइनस जा रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ये क्वेश्चन आ गया था कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत किसको माना गया है, मध्यमंडल को सबसे ठंडी परत माना गया है। ऊपरी सीमा को मेनपाउज कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा एक है, इसका भी एक उपमंडल है जिसको मेनपाउज कहा जाता है। हालांकि इस पर इतना डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसलिए दिया भी नहीं गया है। जो आपको जानकारी लेनी है वो पॉइंट्स यहाँ पे रख दिया गया है। अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने पर उल्कापिंड जलते हैं। हम अंतरिक्ष से जब प्रवेश करेंगे तो उल्कापिंड जलते हुए नजर आते हैं। देखते हैं ना, टूटा हुआ तारा आपको दिखाई देता है, तो उसी तरह यहाँ पे हमें दिखाई देता है जलते हुए। ठीक है, उल्कापिंड। अब बात है तापमंडल यानी आयन मंडल, थर्मोस्फीयर की बात करें, और लास्ट में हम एक्सोस्फीयर को बात करेंगे। तो हम आयन मंडल यानी तापमंडल भी, देखिए दोनों नाम याद रखना है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, कभी आयन दे देगा कभी तापमंडल देगा, इसलिए इंग्लिश नेम आपको याद रखना है थर्मोस्फीयर, इसको कभी ना भूलें, तो आपको बन जाएगी। यह पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर तक होता है, मैंने पहले कह दिया था। यह आयनोस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है, इसे आयन मंडल या आयनोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों याद ही रहेंगे, वैसे भी याद है, पहले ही कह दिया था मैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलता है। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे अधिक अगर तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगा तो वह आयन मंडल, तापमंडल, नाम ही है ताप, तो तापमान बढ़ेगा ही। और मध्यमंडल में सबसे अधिक ठंडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम तापमंडल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तापमंडल में आपकी गर्मी सबसे तेज़ी से बढ़ती है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यह एक विद्युत आवेशित परत है, क्योंकि रेडियो तरंगें इसी में पाई जाती है, इसलिए विद्युत आवेशित परत भी कहा गया है। इसलिए यह सूर्यास्त के साथ गायब भी हो जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पृथ्वी में वापस परावर्तित होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी में वापस किस मंडल से रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है, यही
एग्जामिनर यही पकड़ा था और इसी को पकड़ के रखता है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, आयन मंडल, तापमंडल या थर्मोस्फीयर कहिए, यहीं से हमारी रेडियो तरंगें वापस टकराकर पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगें इन परतों के द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती रहती है। इतना ही काफ़ी है। इसको विद्युत आवेशिक परत भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। लास्ट में वायुमंडल की बात करें, एक्सोस्फीयर या आयन मंडल के ऊपर फैली वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, या आयन मंडल के ऊपर फैली वायुमंडल की सबसे ये ऊपरी भाग की बात करें, इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। इसमें तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, मैंने पहले कहा कि तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। घनत्व तो बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे घनत्व कम देखी जाती है वायुमंडल के अंदर, बाह्यमंडल भी बोलिए, यानी एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस परत वह अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ अंतरिक्ष में पाई जाती है। तो ठीक है, ये तो कहा ही था, हालांकि और अधिक पॉइंट इससे नहीं आता है। एग्जामिनर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ओजोन परत, ओजोन लेयर, इसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, और सबसे अधिक क्वेश्चन क्षोभ मंडल से पूछा गया है। इसलिए क्षोभ मंडल की ये जो पॉइंट है, या तो स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्षोभ मंडल पूछता है, इसको छोड़ता ही नहीं है वो। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और किसकी ऊंचाई कितनी है, किस में क्या घटनाएं घटती है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर ही, हाँ, यहाँ पे आपका एयरलाइंस चलता है। समताप मंडल की बात करें, मध्य मंडल की बात करें, रेडियो तरंगे आयन मंडल में मिलती है। बाह्यमंडल में जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो बाह्यमंडल के ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर और इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए, सीटेट के लिए मैंने कहा था कि मैं बारीकी से सभी समझाऊंगा, इसलिए मैं इस तरह के नोट्स बना रहा हूँ और ला रहा हूँ। हालांकि एमसीक्यू बेस पे भी मैं लाऊंगा। मैं पहले समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसके बाद एमसीक्यू दूंगा, क्योंकि एमसीक्यू डायरेक्टली आप अगर एमसीक्यू दूंगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। अब एमसीक्यू बेस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बिल्कुल, अब आप कोई भी उठा लीजिए, कोई भी बुक उठाइए, यहाँ से आप अगर ये पढ़ लिए, वीडियो में समझ गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन, अगर लेयर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपसे छूटेगा ही नहीं। 100% ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।